नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं परीक्षा सुधार पर, यानी कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर। एग्जामिनेशन रिफॉर्म एक बहुत पुरानी समस्या है और जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से इस पर हम निरंतर बात कर रहे हैं और बहुत सारे सुझाव भी हमें बहुत सारे आयोगों के प्राप्त हुए। पहले हम ये जान लें कि क्या है यह परीक्षा सुधार। हमारे यहाँ जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद यह देखने की एक प्रोसेस है कि क्या जो ज्ञान प्रदान किया गया वह ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, ये जो ज्ञान का प्रवाह है, यह प्रवाह सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको हम चेक करते हैं और परीक्षा के माध्यम से हम इसको चेक करते हैं। भारत में जब हम किसी समस्या निदान की बात करते हैं तो हमारा ध्यान शिक्षा की ओर जाता है और जब हम शिक्षाओं की समस्याओं के निदान की बात करते हैं तब हमारा ध्यान परीक्षा की ओर जाता है और परीक्षा के सुधार की हम बात करते हैं। बहुत सारे शिक्षा शास्त्री इस बात को मानते हैं कि इसमें कतिपय सुधार अपेक्षित है जो समय की मांग है। वर्तमान समय में प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम परीक्षा संबंधी सुधार करें। विविध आयोगों ने भी इस संदर्भ में अपनी अपनी राय दी है। तो इसमें जो हम बात करेंगे, आशय की बात हमने कर ली है। विविध आयोगों और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 और 2020 में क्या सुझाव दिए गए, इस पर हम बात करेंगे और इसके कौन कौन से कारण हैं, किस वजह से ये पैदा हुई ये समस्या, इस पर विचार करेंगे और इसका निदान कैसे संभव है, इस पर हम बात करेंगे। कौन किस तरीके से इससे हम जीत सकते हैं। आशय की बात हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं विविध आयोगों व नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या सुझाव दिए। आजादी के बाद जो आयोग बने, हम केवल उन्हीं आयोगों को इसमें शामिल कर रहे हैं। आजादी के बाद जो आयोग बने वो 1948-49 में राधाकृष्णन कमीशन था और उसके बाद फिर 1952-53 में मुदालियर आयोग था और फिर 64-66 का कोठारी कमीशन था। 1968 में एक भारतीय शिक्षा नीति बनी थी और 1986 में एक नई शिक्षा नीति आई थी। जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए वो नई शिक्षा नीति थी, लेकिन अब उसके बाद भी एक और शिक्षा नीति आ गई है जो 2020 में आई है, तो उसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। तो इन सब ने क्या क्या सुझाव दिए, आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं। और सबसे पहले आजादी के तुरंत बनने वाले आयोग राधाकृष्णन कमीशन की बात करते हैं। राधाकृष्णन कमीशन ने परीक्षा में सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए और क्या क्या सुझाव दिए ये सामने रख रहा हूं। पहली बात, रटने की योग्यता की परीक्षा समाप्त हो। द टेस्ट ऑफ रोट लर्निंग एबिलिटी शुड बी एबोलिश्ड। ये कह रहे हैं कि रटते हैं जो बच्चे, उससे काम चलने वाला नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सच्ची प्रगति चाहिए तो रटने की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगना चाहिए। रटने से आप विषय वस्तु को वैसा का वैसा याद तो कर सकते हो, लेकिन व्यवहार में कहां उतरा। अगर मान लीजिए एक सिद्धांत है क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, तो इसको याद करना आसान है, लेकिन क्या सफाई की आदत हमने बना ली है, ये कठिन कार्य है, दुष्कर कार्य है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि रटने की जगह हम विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण करें, संश्लेषण करें और ज्ञान को महत्ता प्रदान करें। और उस महत्ता को प्रदान करने का सीधा सीधा आशय यह है कि उसे हम अपने व्यवहार में ढालें, और अगर हम व्यवहार में ढालते हैं तब ये बात जो है सफल होगी, तब हमारा सही इवैल्यूएशन हो पाएगा, तब पढ़ने का सही मतलब हो पाएगा। तो इन्होंने पहली बात जो कही कि रटने की योग्यता की परीक्षा समाप्त हो, कि यहाँ पर निगल लिया और परीक्षा हॉल में जाकर के उल्टी कर दी, इससे हमें निजात मिले। दूसरी बात कि आवश्यकता अनुसार पृथक मूल्यांकन विधियों का प्रयोग हो। यूज ऑफ डिफरेंट एवेल्यूएशन मेथड्स एज पर द नीड। जैसी आवश्यकता हो, किस चीज की हम परीक्षा ले रहे हैं। अगर मान लो हम ये परीक्षा ले रहे हैं किसी बच्चे की, क्या वो बोल पाएगा। हम परीक्षा ले रहे हैं क्या वो बच्चा तैर पाएगा। हम परीक्षा ले रहे हैं क्या वो बच्चा अपने उस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर पाएगा। तो उनकी परीक्षाओं का स्वरूप उनके उस कार्य की प्रकृति के हिसाब से ही बदल जाएगा। तो वाद विवाद हो या कार्यकलाप हो या उन्हें परियोजना प्रोजेक्ट दिया जाए और उस पर उनसे काम कराया जाए, तो उसके आधार पर भी उनकी परीक्षा हो सकती है। 3 घंटे क्लास में बैठा करके और 5 प्रश्नों का उत्तर लिखवाना यही कोई परीक्षा नहीं है। तो हमें क्या करना है,
आवश्यकतानुसार पृथक मूल्यांकन विधियों का प्रयोग करना है। ये उन्होंने कहा कि भाई ये चीज शामिल होनी चाहिए, राधाकृष्णन कमीशन ने कहा। अगली बात, मूल्यांकन प्रक्रिया वार्षिक न होकर वर्ष पर्यंत हो। राधाकृष्णन कमीशन ने उस समय ये सुझाव दिया था जिसे आज हम महत्वपूर्ण मान रहे हैं। द इवैल्यूएशन प्रोसेस शुड बी ईयर राउंड इंस्टेड ऑफ एनुअल, यानी लगातार चले, निरंतर चले और निरंतर मूल्यांकन होता रहे। और अगर निरंतर मूल्यांकन होगा तब वो जो आकलन होगा वो ज्यादा व्यवहारिक होगा कि एक समय बच्चा आया और आकर के एग्जाम दे दिया, उसके आधार पर सब कुछ हो गया। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने वार्षिक परीक्षाएं दी हैं और कभी कभी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, नवमासिक और वार्षिक परीक्षाएं दी हैं। तो निश्चित रूप से जब इनकी संख्या बढ़ी या हमने सतत मूल्यांकन किया किसी चीज का, तब ज्यादा अच्छा परिणाम होगा और ज्यादा अच्छी हम व्यावहारिकता सीखेंगे। अगली बात, परीक्षा के महत्व में कमी। परीक्षा को ही सब कुछ न बना दिया जाए। आज बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, केवल इस बात के लिए आत्महत्या कर लेते हैं कि वो उस परीक्षा में फेल हो गए हैं जो परीक्षा हमने रची है। उस परीक्षा में फेल हो जाना जीवन के अंत कर लेने का कारण नहीं होना चाहिए। वो ये महसूस करें कि इसमें जो लोग नहीं भी पढ़े हैं, जिन लोगों ने परीक्षाएं नहीं भी दी हैं, वो लोग भी बहुत ऊंचाइयों को अर्जित कर पाए हैं। अगर हम ये कहें कि सचिन तेंदुलकर जी की पढ़ाई बहुत अधिक नहीं हुई, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो उनके नाम को न जानता हो, जो उनके काम को न जानता हो, जो उनकी क्षमता से परिचित न हो? तो केवल परीक्षा का ही महत्व स्थापित करना गलत है, इसके महत्व में कमी लाई जानी चाहिए, ऐसा सुझाव दिया राधाकृष्णन कमीशन ने। अगली बात, परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन, चेंज इन एग्जाम पैटर्न। एग्जाम के पैटर्न में परिवर्तन हो। जो ये पैटर्न है कि पूरे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व 5 प्रश्न कर लेंगे, ये सही नहीं है। अगर हम इसकी जगह इस तरह का पेपर बनाएं जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, जिसमें कुछ शब्दों में उत्तर देने वाले प्रश्न हो, जिसमें लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय सारे तरह के प्रश्न समाहित हो, तो ऐसी स्थिति में हम पूरे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था कर पाएंगे। और अगर हमारा प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व ही नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में किस बात की परीक्षा? अगर 5 बच्चे जो लगातार आ रहे हैं 5 प्रश्न, उन्हीं को याद करके बच्चा पास हो जा रहा है, तो ये कैसी व्यवस्था है? अगली बात, तनाव में कमी का प्रयास, एफर्ट्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। तनाव में कमी लाने का प्रयास करने चाहिए, बच्चा तनावग्रस्त ना हो जाए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई कार्य आप कर रहे होते हो और उसके विरोध में कोई कार्य कर दे। जैसे यहाँ पर अगर हम काम करते हुए किसी बात से कोई हल्ला होने लगे, तो निश्चित रूप से स्थिति ऐसी होगी कि प्रोसेस में, प्रदर्शन में कमी आने लगेगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने विद्यार्थियों को ये बताएं कि परीक्षा को लेकर के वो तनावग्रस्त न हो। इससे आपका सही मूल्यांकन नहीं होगा, इससे आपकी केवल रटने की क्षमता का मूल्यांकन हो रहा है। तो जब बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ ये एक साधारण सी प्रोसेस है और इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तब निश्चित रूप से इससे अच्छे परिणाम होंगे। तो राधाकृष्णन कमीशन ने ये सुधार हमारे सामने प्रस्तुत किए। अगली बात, मुदालियर कमीशन के सुझाव, रिकमेंडेशंस ऑफ मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन ने परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए और ये मुदालियर कमीशन एक तरह से वह कमीशन था जो कि माध्यमिक शिक्षा के उत्थान के लिए बनाया गया था, और जो पहला कमीशन था वह हायर एजुकेशन के उत्थान के लिए बनाया गया था। इन्होंने ये कहा, मुदालियर साहब ने, कि बाह्य परीक्षाओं की संख्या में कमी की जाए, रिड्यूस इन द नंबर ऑफ एक्सटर्नल एग्जाम्स, और घरेलू यानी कि जो बच्चों को ये लगे कि हम अपने घर में, घर के आंगन में बैठ करके कुछ कर रहे हैं, उसके आधार पर उनका मूल्यांकन हो। इस तरह की परीक्षाएं हो जो इंटरनल ज्यादा हो। तो ये इनका एक सुझाव था। दूसरी बात, वस्तुनिष्ठता का सम्यक प्रयोग, प्रॉपर यूज ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि अगर हम केवल कुछ प्रश्न बार बार आ रहे हैं, हर 1-2 साल बाद आ रहे हैं, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि तीसरी साल जो है प्रश्न पत्र लगभग दोहर जाता है, तो इस तरह की बात जो है गलत प्रभाव डालती है और बच्चा पूरे पाठ्यक्रम से जुड़ने का प्रयास नहीं करता। वो चुनिंदा प्रश्नों को शामिल करता है और उन्हीं को ही याद कर लेता है। तो वस्तुनिष्ठता का सम्यक प्रयोग किया जाना ये बहुत आवश्यक है, इससे परीक्षा में सुधार होगा। अगली बात, व्यक्ति परकता के प्रभाव में कमी, रिडक्शन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्जेक्टिविटी। हमें क्या करना है कि
व्यक्ति विशेष को कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई प्रश्न अच्छा लग रहा है और उन प्रश्न के बार बार आने की संभावना बन रही है, तो वो चीज बढ़िया नहीं है, इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वाइड नहीं होना चाहिए। क्यों? वहां से बना है प्रश्न पत्र तो इस तरह का होगा, यहां से बना है प्रश्न पत्र तो इस तरह का होगा, ये चीजें बड़ी गड़बड़ है। इसलिए उसमें वो चीजें शामिल की जाए जो कि सचमुच उस ज्ञान की परीक्षा लें जो ज्ञान पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किया गया हो। ऐसा सुझाव दिया मुदालियर कमीशन ने। अगली बात इन्होंने भी वही कही जो कि राधाकृष्णन कमीशन में कही गई थी कि रटने की शक्ति को हतोत्साहित किया जाए। बच्चे रटे नहीं और कोशिश करें कि वो उसे समझें। डिस्करेजिंग रोट लर्निंग। और अगर बच्चे उसको समझते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा समझ जाएंगे और जान जाएंगे और हमेशा उनके स्मृति पटल पर रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने बच्चे से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर रट लीजिए, ताजमहल के बारे में रट लीजिए, और एक बार हमने क्या किया कि बच्चों को वहां पर ले गए और ले जाकर के हमने सब कुछ दिखा दिया। तो ले जाकर के भ्रमण के माध्यम से जो कुछ हमने दिखाया है और फिर हमने जो उसके बारे में बताया है वो बच्चे के अधिगम में दीर्घकालिक रहेगा और जो हमने रटवाया है तो वह मिट जाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम रटने की शक्ति पर अधिक जोर न दें, ऐसा मुदालियर कमीशन ने रिकमेंड किया। अगली बात, तर्क संगत समझ को बढ़ावा। ये कह रहे हैं कि लॉजिकल, बच्चे के जो सोच हो वो लॉजिकल हो जाए, वो प्रश्नों को तार्किक आधार पर कसौटी पर कसने का प्रयास करे। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारा पाठ्यक्रम उसका साथ दे, हमारे गुरुजन इस तरह की व्यवस्था बनाए जिससे कि तार्किक आधार पर बच्चा प्रश्नों का रेस्पॉन्स कर सके। अगली बात, पाठ्यचर्या विविधता, करिकुलम डाइवर्सिटी। पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा परिक्षेत्र शामिल होना चाहिए। समय बदल रहा है, समय के साथ स्तर बदल रहा है, समय के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें समाहित हो रही हैं जो कभी उच्च शिक्षा में थी और आप कहीं बेसिक तक, प्राइमरी तक पहुंच गई हैं। जैसे संख्या पद्धति कभी एमएससी में पढ़ाई जाती थी और आज संख्या पद्धति प्राइमरी लेवल तक उतर आई है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम पाठ्यचर्या में विविधता रखें और वेरियस थिंग्स उन्हें बताएं। आज जो कुछ घट रहा है उससे भी हम जोड़ने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि बच्चा केवल इतिहास पढ़ता हुआ रह जाए, वो पुरानी चीजों को तो याद रखे और आज से उसका कोई संबंध ही न रहे। इसलिए विविधता की बहुत अधिक आवश्यकता है। अगली बात जो इन्होंने कही वह भारत के आजाद होने के बाद हिंदुस्तान में एक समस्या बनती जा रही थी। इन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था हो, इससे परीक्षा सुधार होगा। क्योंकि लोग पलायन कर जाते हैं, प्लेन एजुकेशन छोड़ करके बैठ जाते हैं। अगर उसमें हमने कोई व्यावसायिक चीज जोड़ दी तो उन्हें ये लगेगा कि इससे बाद में रोजगार मिलने वाला है, तब वो उसे सचमुच सीखने का प्रयास करेंगे और लगातार क्लासेस में आएंगे। और जब लगातार क्लासेस में आएंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, तो क्या सीखा है इसके आकलन के लिए हम प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं और वो ज्यादा अच्छी परीक्षा होगी। और इस तरह से इस सुधार की अपेक्षा उन्होंने मुदालियर कमीशन ने हमसे की। अगली बात, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाए। इम्प्रूवमेंट इन टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग में सुधार की आवश्यकता है। जब पहुंचने वाला कपड़ा ही गंदा होगा तो फर्श के साफ होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि टीचर ट्रेनिंग में सुधार किया जाए। और जब हम टीचर ट्रेनिंग में सुधार करेंगे तो निश्चित रूप से जो अध्यापक सीखेंगे, जो उन्हें दिशा निर्देश दिए जाएंगे, वो व्यवहारिक धरातल पर उतरेंगे। जब वो व्यवहारिक धरातल पर उतरेंगे तब परीक्षा में वास्तविक सुधार होगा। तो ये सुधार मुदालियर आयोग ने दिए। मैंने बताया था कि 1948-49 में राधाकृष्णन कमीशन बना हायर एजुकेशन का, उसके बाद 52-53 में बना था ये मुदालियर आयोग। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद 1964-66 में आया कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग, जिसे लक्ष्मण स्वामी कोठारी भी कहते हो आप, तो ये आयोग जो था इसने क्या क्या काम किया, आइए हम इस पर विचार करते हैं। कोठारी आयोग ने परीक्षा सुधार के संबंध में कौन कौन सी संस्तुतियां की उन पर दृष्टिपात करते हैं। पहली बात इन्होंने कही कि सतत और व्यापक मूल्यांकन को, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की आवश्यकता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो परीक्षा नहीं होगी। एक बार केवल परीक्षा ले ली और वो परीक्षा वाइड हो गई, या कहीं पर किसी तरह से नकल की व्यवस्था हो गई, यहाँ पर कहीं पर कोई ना कोई और रास्ते ऐसे खुल गए जिससे कि वास्तविक परीक्षा हो ही नहीं पाई।
इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि बार बार किया जाए, सतत किया जाए, लगातार किया जाए और उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाए। दूसरी बात, कौशल का व्यापक आकलन, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ स्किल्स, ये बहुत आवश्यक है कि जो स्किल्स हैं उन स्किल्स का हम तुलनात्मक अध्ययन भी करें और ये देखें कि क्या स्किल में लगातार सुधार हो रहा है। अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या है, परीक्षा बनानी पड़ेगी, परीक्षा करवानी पड़ेगी और उस परीक्षा के माध्यम से ये तय करना पड़ेगा क्या स्किल्स का भी डेवलपमेंट हुआ है। और अगर ये करने में वो परीक्षा सक्षम हो जाती है तो निश्चित रूप से वो परीक्षा सफल है, अन्यथा नहीं। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया था इस कोठारी कमीशन ने कि परीक्षा बोर्डों का गठन किया जाए और वो बोर्ड उन परीक्षा कराएं। वो सारा का सारा दायित्व उन बोर्ड का हो कि आपने परीक्षा को किस तरह से कराया, कितनी समय सीमा में कराया, क्या वास्तव में वो परीक्षा जैसी ही थी और ऐसा तो नहीं कि वो परीक्षा के नाम पर खिलवाड़ था। जैसे कई जगह के बोर्ड्स को ये कह दिया जाता है अच्छा वहां उस बोर्ड से किया है आपने, तब निश्चित रूप से आपके ज्ञान का स्तर यही होगा। तो ये मजाक का पात्र भी बन जाए बोर्ड। उन्होंने कहा कि बोर्ड अपनी क्षमता के साथ जब कार्य करेगा और पूरी गंभीरता से कार्य करेगा तो निश्चित रूप से परीक्षा में सुधार होगा। अगली बात, पेशेवर प्रबंधन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट से क्या मतलब है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट से मतलब यह है कि हम सारे वो स्किल इसमें समाहित करें जो अध्यापक को सीखने आवश्यक हैं और उन स्किल्स के माध्यम से जब हम अधिगम कराएंगे तो वो अधिगम ज्यादा प्रभावशाली होगा और वो अधिगम पाठ्यक्रम के समस्त अंगों को छूने वाला होगा। जब पाठ्यक्रम के समस्त अंगों को छूने वाला हमारे पास कोई परीक्षा होगी तो ऐसी स्थिति में वह परीक्षा द बेस्ट परीक्षा कहलाएगी। और अगर मान लीजिए वो पाठ्यक्रम के समस्त अंगों का परीक्षा ही नहीं ले पा रही है तो इसका मतलब कि बहुत अधिक गड़बड़ है। तो आवश्यकता इस बात की है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो। अगली बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी और व्यावहारिक थी वह थी कि वेतन मानों का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पे स्केल्स। पे स्केल्स बहुत ही खराब थे उस काल में और उस काल में अध्यापकों के कुर्तों में कई पैबंद लगे हुए देखे जा सकते थे। उनकी दयनीय स्थिति से आज भी हम अगर सुनते हैं तो वो कथाएं सुनकर के आज भी द्रवित हो जाते हैं। आज बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है लेकिन आज हिंदुस्तान में एक प्राइवेट सेक्टर उभर करके आ गया है और एक सरकारी सेक्टर है। इनके वेतनमानों में बहुत अधिक अंतर दिखाई पड़ता है। जिस समय कोठारी कमीशन ने सुझाव दिया था उस समय जो प्राइवेट क्षेत्र था वह इतना विकसित नहीं हुआ था। इन्होंने कहा कि स्टैंडर्डाइज होने चाहिए और इससे होगा ये कि सारे के सारे लोग पूरी तरह से इस पर ध्यान देंगे और वो वेतनमान कम से कम इतना हो कि सही से जीवन यापन हो जाए। अगर उसके लिए दूसरा कार्य करना पड़ेगा तब फिर हमारा ध्यान शिक्षा के सिस्टम पर नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने महसूस किया। और इसीलिए उन्होंने कहा कि लगभग 6% राशि बजट की शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए और उन्होंने नेक्स्ट बिंदु के रूप में लिया कि शैक्षिक व्यय में वृद्धि, इंक्रीज इन एजुकेशनल एक्सपेंडिचर। उसमें इंक्रीज करने का इन्होंने सुझाव दिया कि इसको इंक्रीज कर दिया जाए। अगली बात, शैक्षिक मानकों को कानूनी संरक्षण, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। इन्होंने कहा कि एक कोई बाध्यकारी शक्ति हो। अगर शिक्षा के साथ, अगर शिक्षक के साथ, अगर शिक्षा नीतियों के साथ कोई खिलवाड़ होता है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव परीक्षा पर पड़ेगा और परीक्षा पर अगर प्रभाव पड़ रहा है तो एक वर्ष में परीक्षा देने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है, उनके संपूर्ण जीवन पर इसका प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए शैक्षिक मानकों के हिसाब से कानूनी संरक्षण भी उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए। इसकी संस्तुति की थी कोठारी कमीशन ने और इसके लिए उसे बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा कि वास्तव में ये एक बहुत अच्छा प्रावधान दिया था। अगली बात इन्होंने जो एक राय दी वो आगे चल करके अमल में लाई गई कि शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए। आखिर हम चाहते क्या है शिक्षा से? जब हम ये तय कर लेंगे कि शिक्षा से हमें ये चाहिए तब हम ज्यादा शार्प रूप से उन पॉइंट्स को बना पाएंगे, उस दिशा की ओर बढ़ पाएंगे जिससे कि हम उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति करें जिस उद्देश्य के लिए हमने शिक्षा नीति का निर्माण किया। और इसके बाद एक बनी थी भारतीय शिक्षा नीति। भारतीय शिक्षा नीति और को अगर हम शामिल करेंगे तो ये एक बहुत लंबा रेस्पॉन्स हो जाएगा। हम सीधे सीधे आ रहे हैं 1986 की
नई शिक्षा नीति पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986। क्योंकि उस समय और कोई पॉलिसी नहीं थी, इसलिए भारतीय शिक्षा नीति के बाद 1968 के बाद 1986 में ये बनी थी और इसे हम नई शिक्षा नीति के नाम से जान रहे थे। आज ये शिक्षा नीति नई नहीं है, आज नई शिक्षा नीति 2020 वाली है। तो 1986 की शिक्षा नीति क्या थी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 1986 ने परीक्षा प्रणाली को बहुमुखी व लचीला बनाने हेतु कुछ सुधार बताए, और जो सुधार बताए थे उन्हें हम इस प्रकार से क्रम दे सकते हैं। क्या क्या बात कहा उन्होंने? एक तो वही बात पुरानी वाली कि रटने की जगह समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग, कि रटा न जाए बल्कि समग्र विकास के लिए प्रावधान किए जाए। किस तरह से उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है, किस तरह से समग्र विकास हो सकता है। एक बात और साफ कर दूं कि समग्र विकास ये एक आदर्श तो हो सकता है, लेकिन समग्र विकास करना बहुत ही मुश्किल है और बहुत असंभव जैसा है। लेकिन फिर भी हमारे प्रयास ये होते हैं कि हम बड़ा से बड़ा प्रतिमान छुएं, इसलिए समग्र विकास को हम एक लक्ष्य रखते हैं और रटने पर ये कभी संभव नहीं है। अगर हम रटेंगे तो ये कभी संभव नहीं है, इसलिए उसे समझना चाहिए, सीखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जो चीज़ें भ्रमण के माध्यम से दिखाई जाए वो भ्रमण के माध्यम से, जो करके दिखाने लायक उन्हें करके दिखाया जाए। कुल मिलाकर के रटने की प्रवृत्ति से विद्यार्थी को निकाला जाए। दूसरी बात, सीखने हेतु प्रेरणा या प्रेरण, मोटिवेशन टू लर्न, बच्चे को जबरदस्ती न की जाए बल्कि उसे मोटिवेट किया जाए, उसे अभिप्रेरित किया जाए कि इससे ये होगा और निश्चित रूप से अगर आप ये करेंगे तो उसके साथ जो मोटिवेशनल पावर होगी वो मोटिवेशनल पावर बच्चे को अंतः प्रेरित करेगी, और जब बच्चा अंदर से प्रेरित होगा तब वो याद नहीं करेगा, तब उसे समझेगा, सीखेगा और अधिगम बहुत अधिक प्रभावी हो जाएगा। अगली बात कि तनाव मुक्त परीक्षाएं हों, स्ट्रेस फ्री एग्जाम। ऐसा ना हो कि पेपर खराब हो गया, बच्चे ने जान दे दी, बच्चों को ये लग रहा है कि परीक्षा ही सबसे बड़ी चीज है। ऐसा नहीं होता है, और ये बच्चे के दिमाग में बड़ा साफ हो कि अगर परीक्षा में कुछ गड़बड़ भी हो जाती है, मार्क्स कम भी हो जाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमारे जो माता पिता हैं उनका भूमिका भी बड़ी अजीब है। वो तुलना करते हैं अपने बच्चे की दूसरे बच्चे से, उसकी सुविधाओं की तुलना नहीं करते, उसके जो अधिगम हेतु जो व्यवस्थाएं की गई हैं उन परिवारों द्वारा उसकी व्यवस्था नहीं करते, खुद अपने और नहीं देखते कि वो कितने बजे जग रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं और बच्चे की पढ़ाई में कितना योगदान कर रहे हैं। बस केवल वो कंपैरिजन करते हैं, और ये कंपैरिजन बच्चे को तनाव में ला देता है, और इस तनाव का प्रभाव सीधा सीधा परीक्षा पर पड़ता है, और परीक्षा के साथ जो विसंगतियां देखने को मिलती हैं वह इसी वजह से देखने को मिलती हैं। तो तनाव मुक्त परीक्षा की व्यवस्था की जाए। अगली बात, बेहतर मूल्यांकन। जो बच्चा लिख करके आता है उसका मूल्यांकन भी अच्छा होना चाहिए। जो माध्यमिक स्तर की परीक्षा है, जो हायर एजुकेशन की परीक्षा है, हायर एजुकेशन में जो भी कॉपी चेक की जा रही हैं, क्या वो ट्रेंड लोगों के द्वारा की जा रही हैं, क्या उनके पास वह योग्यता है जो उस स्तर को पढ़ाने के लिए आवश्यक है, इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर उस योग्यता पर आप कंफर्म अध्यापक नहीं रख सकते तो उस योग्यता के व्यक्ति से आप कॉपी चेक कैसे करा सकते हैं, मूल्यांकन कैसे वो सही मूल्यांकन कर देगा जिसमें उसको। और कई बार तो ऐसा पकड़ा जाता है कि जो विषय उसने पढ़ाई नहीं है उस विषय की कॉपी चेक कर दी यूनिवर्सिटी में व्यवस्थाएं बना करके, तो ये बहुत ही गलत है। और इसलिए इन्होंने कहा कि बेहतर मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए, ये 1986 की नई शिक्षा नीति में कहा गया। अगली बात जो उन्होंने कही वह यह कि बेहतर वो बहुमुखी व लचीली शिक्षण प्रणाली, वर्सेटाइल एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग सिस्टम, यानी कहना चाहिए मल्टी डायमेंशनल, इस तरह की हमारी व्यवस्था हो, शिक्षा प्रणाली हो जिससे कि बच्चे के पास बहुत सारे विकल्प हों। ऐसा नहीं कि ये विकल्प है और इस विकल्प में कहीं हम हल्के हैं तो हमें फिर आत्महत्या कर लेनी चाहिए, या हम किसी लायक नहीं रहे, या हमारी पढ़ाई बेकार चलेगी, ऐसा बच्चा ना सोचे। उसमें मल्टी डायमेंशनल क्षमता हो कि ये नहीं होगा तो ये कर लेगा विद्यार्थी, इस तरह से स्थापित नहीं हो पा रहा है तो इस तरह से स्थापित हो जाएगा, ये क्षमता होनी चाहिए। और ऐसी शिक्षण प्रणाली पर जोर दिया नई शिक्षा नीति ने। अगली बात, गुणवत्ता युक्त शिक्षण सामग्री, क्वालिटी लर्निंग मटेरियल। वो कह रहे हैं कि जब हम अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, जब हम अच्छे से अच्छा खोज सकते हैं, जब हम ये तय कर सकते हैं कि सबसे अच्छी पढ़ाई ये है, तो क्या जरूरी है कि हम निम्न स्तरीय पढ़ाई करवाएं?
और जब हमें ये पता है कि ये दी बेस्ट है तो सारे विद्यार्थियों के लिए वही होनी चाहिए, उसमें पैसे वाले और कम पैसे वाले विद्यालयों में फर्क नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे विद्यालय पकड़े जाते हैं, वो वहाँ पर अपने तरह की पाठ्य पुस्तक चलाने का प्रयास करते हैं और वो बहुत अधिक महंगी होती हैं, अभिभावकों पर बोझ पड़ता है। और कभी कभी तो ये कहकर महंगी तो होती हैं लेकिन उनमें क्वालिटी वो नहीं होती जो कि सरकारी पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकों में है। तो आवश्यकता इस बात की है कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान हो। कागज किसका अच्छा है, सुंदर कौन बनी हुई है, ये चीज महत्वपूर्ण नहीं है। नई शिक्षा नीति ने हमको आगाह किया था कि आपकी परीक्षा बेहतर होगी, पहले उसे अधिगम तो करने दो और अच्छा अधिगम करने दो, तब संपूर्ण पाठ्यक्रम पर जो प्रश्न बनाओगे उसका रेस्पॉन्स उसके माध्यम से आएगा। अगली बात, त्रिभाषा फॉर्मूला का आधार। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हमने जो व्यवस्थाएं दी हैं उसमें एक भाषा विद्यार्थी ऐसी सीखे जो देश को विदेश से जोड़ दे, मतलब अंग्रेजी, एक भाषा जो प्रदेश को देश से जोड़ दे और एक उसकी मातृभाषा। अगर ये तीनों भाषाएं वो सीख रहा है तो ऐसी स्थिति में जो कुछ हम उसके पास पहुंचाना चाह रहे हैं वो अधिगमित होगा, उसे वह समझ पाएगा और सीख पाएगा। नई शिक्षा नीति 1986 जो उस काल में कही जाती थी, निश्चित रूप से इसने जो भी सुधार हमें सुझाए थे वो बहुत ही बढ़िया थे। और आप समझिए आजादी से लेकर के हमने सुधारों पर चर्चा खूब की है, मंथन खूब किया है, अप्लाई करने का भी थोड़ा बहुत प्रयास किया है, लेकिन हम पूरी तरह से उसे अप्लाई नहीं कर पाए। और यही कारण रहा कि हमें एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस हुई जो कि 2020 में बन करके सामने आई। और ये जो नई शिक्षा नीति थी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसने परीक्षा सुधार के लिए भी सुझाव दिए हैं, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी कमी यह है कि हिंदुस्तान में सेल्फ फाइनेंस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो कुल कार्य करने वालों का 80% है और बाकी जो सरकारी सेक्टर में कार्य कर रहे हैं वो मैक्सिमम 20% है। तो जो सेल्फ फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको आजीविका के लिए दूसरे कार्य भी करने पड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें इतना नहीं मिल रहा है कि वो अपना जीवन यापन कर लें। तो ऐसी स्थिति में उनसे किसी सुधार की अपेक्षा रखना भी एक तरह से उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह टलता है। और इसलिए एक नियत वेतनमान की व्यवस्था भी शासन के द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। नई शिक्षा नीति ने फिर भी हमें सुझाव क्या क्या दिए 2020 की शिक्षा नीति ने, आइए उस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि समग्र विकास और योग्यता आधारित शिक्षण को बढ़ावा, प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। ये कह रहे हैं कि ऐसी हो जिससे कि बच्चा प्रतियोगिता करने में समर्थ हो सके, जिससे प्रतिस्पर्धा के लायक हो सके। और इसके लिए जब बच्चा अध्ययन करेगा तब वो उस विषय वस्तु में डूब जाएगा। जब बच्चा विषय वस्तु में डूब जाएगा तो अधिगम बहुत अधिक प्रभावी हो जाएगा। जब अधिगम बहुत अधिक प्रभावी हो जाएगा तो हमें प्रश्नों का स्तर ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें कि उसके उस चिंतन की, उस मेहनत की प्रत्युत्तर दिखाई पड़े। इस तरह के प्रश्न बनाने होंगे। तो निश्चित रूप से समग्र विकास और योग्यता आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसी संस्कृति रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। दूसरी बात, इन्होंने भी वही कहा कि रटने की जगह समझने पर जोर, एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग। ये कह रहे हैं बच्चे समझें और इसीलिए बहुत सारी व्यावहारिक शिक्षाएं आई, बहुत सारी वोकेशनल एजुकेशन आई, बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं उसमें करके सीखना की व्यवस्था की गई, प्रैक्टिकल्स की व्यवस्था की गई। तो कुल मिलाकर के बच्चे का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ कि केवल रटने से काम चलने वाला नहीं है। और आप निश्चित मानिए, अगर मान लीजिए एक विद्यार्थी को रात भर एक किताब याद कराई जाए, तैरना सीखें, और सुबह उठा करके उसे गंगा जी में धक्का दे दिया, तो क्या वो तैर पाएगा? इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि वो उस व्यावहारिकता को कैसे जाना जाए, कैसा समझा जाए, किस तरह की प्रैक्टिस की आवश्यकता है, इस पर हमें खुली आंख से, खुले चिंतन से, खुले मस्तिष्क से विचार करना चाहिए। अगली बात, परख नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रणाली का प्रस्ताव। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें परख नाम से आपको मिल जाएगा पूरा मटेरियल, जिससे कि उस पूरी परीक्षा सामग्री के ऊपर इन्होंने दृष्टिपात किया है और ये बताया है कि किस तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में हम विकास कर सकते हैं। तो परख अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बात, छात्र केंद्रित शिक्षण व्यवस्था, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग सिस्टम। ये कह रहे हैं आखिर सारी की सारी पढ़ाई है किस लिए, आखिर मूल्यांकन है किस लिए,
आखिर परीक्षा है किसके लिए? जब सारी की सारी चीज विद्यार्थी के लिए है तो हमारा पाठ्यक्रम भी तो विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, और सारी व्यवस्था जो एजुकेशनल प्लानिंग है वो सारी की सारी स्टूडेंट की ओर ही हो, शिक्षार्थी केंद्रित हो। और जब सारी चीजें शिक्षार्थी केंद्रित होंगी तब उस शिक्षार्थी को ये लगेगा कि यह जो कुछ बना है यह मेरे निमित्त बना है, और जब वह ये सोचने लगेगा तब उसे लगेगा कि हाँ ये शिक्षा प्रणाली मेरी शिक्षा प्रणाली है, तब वह अधिगम मन से करेगा। और जब वो इस तरह से करेगा तो निश्चित रूप से प्रगति संभव होगी। अगली बात, परीक्षा प्रणाली को व्यापकता प्रदान करना, टू ब्रॉडन द एग्जामिनेशन सिस्टम। किस तरह से इसको वाइड बनाएं, किस तरह से इसको इतना वृहद करें कि यह संपूर्ण के आकलन में अपना योगदान कर सके, कोई भी डायमेंशन छिपा न रह जाए। जो डायमेंशंस पाठ्यक्रम में हैं उन सारे डायमेंशंस का यह जो है मूल्यांकन कर ले और इस तरह की परीक्षा हो। और इसके लिए हमें तय करना होगा कि पाठ्यक्रम उस परीक्षा प्रश्न पत्र में क्या क्या शामिल किया जाए, और किन क्षेत्रों के लिए किस तरह के पाठ्यक्रम हो, किस तरह के प्रश्न पत्र हो। क्या समूचे भारत के लिए एक तरह की परीक्षा व्यवस्था हो सकती है या अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी, ये सारे पर विचार करने की आवश्यकता है। तो यह जो बताया था वो NEP 2020 के माध्यम से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बताया। अब ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं और ये परीक्षा सुधार की समस्या है, आजादी के बहुत पहले से हम इसको महसूस कर रहे हैं कि परीक्षा में सुधार की आवश्यकता है, और निरंतर महसूस किया, निरंतर प्रयास किए, फिर भी ये दूर नहीं हो पाए। आखिर हमें ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि इसकी उत्पत्ति के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार रहे, ये प्रॉब्लम क्रिएट ही क्यों हुई। ये जो परीक्षा सुधार की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आई ही क्यों, एग्जामिनेशन रिफॉर्म के बारे में सोचने के लिए आज हायर एजुकेशन क्यों व्यथित है। तो आइए हम विचार करते हैं परीक्षा प्रणाली में सुधार की समस्या की उत्पत्ति के कारण, रीजंस बिहाइंड द प्रॉब्लम ऑफ रिफॉर्म इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। इसमें सबसे पहली बात है रूढ़िवादिता। ये जो रूढ़िवादिता थी इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम बहुत लंबे समय तक लकीर के फकीर बने रहे, और इस लकीर के फकीर बने रहने में काल के साथ जो परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन के साथ हम कदम ताल नहीं कर पाए, और जब कदम ताल नहीं कर पाए तब जाकर के इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी। दूसरी बात, परंपरागत सोच, ट्रेडिशनल थिंकिंग। जो एक हमारी परंपरागत सोच थी कि ऐसे ही होगा, एक हमारे यहाँ इस तरह के विचार थे कि ऐसा करोगे तो ये ऐसा होगा, और उसे कभी भी प्रूव करके नहीं देखा गया, केवल पीढ़ियां कहती हुई चली आ रही हैं और हम मानते हुए चले आ रहे हैं कि भाई यहाँ पर अगर इस तरह का दान होगा तो वहां उनको मिल जाएगा, ये ऐसी व्यवस्था होगी तो इसका ये परिणाम होगा, इस दिन ऐसा करना है तो ऐसा होगा। और इसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के हिसाब से परिवर्तन भी करता रहा, साथ साथ उस व्यवस्था को उस परंपरागत सोच से भी जुड़ा हुआ रहा, तो वो समय के साथ नहीं चल पाया, और ये परीक्षा की समस्या जो है, परीक्षा सुधार की, ये क्रिएट कर दी उसने। अगली बात, एक बात और है कि जब साधन सीमित होते हैं तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। भारत में निम्न आय रही, जो लो इनकम रही लोगों की, उसकी वजह से भी लोग ज्यादा वाइड सोच नहीं पाए। लोग कहते हैं ना, जहां पर छोटी लाइन होती है वहां की सोच भी छोटी हो जाती है। कहा तो ये मजाक में जाता है, लेकिन ये इस बात को इंगित करता है कि जहां पर दीर्घ काल तक छोटी लाइन रही है वहां पर आय का स्तर तुलनात्मक रूप से कम रहा है। ऐसे कुछ रिसर्चेज भी बताती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात कही जा सकती है कि जब हमारे पास साधन सीमित होते हैं तब हम बहुत सारी बातों के बारे में सोच भी नहीं पाते। कहते हैं ना, जिसकी गाड़ी कीच में उसकी तो समझिए स्थिति ही जटिल है, और जिसकी सड़क पर दौड़ रही है वह तो दी बेस्ट है। तो जहां परेशानियां हैं वहां पर कुछ इस तरह की बातें हो जाती हैं जिससे कि वह ज्यादा अच्छा व्यापक सोच नहीं पाता, उसके पास अच्छी पत्र पत्रिकाएं नहीं पहुंच पाती, उसके पास वो साधन नहीं होते जिनके माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित होता है। अगली बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है परिवर्तन से डर, फियर ऑफ चेंज। और हमारे यहाँ के लोग बहुत अधिक डरते हैं। जब गैस पर रोटी बनने की बात आई, गैस हो जाएगी, जब टीवी आया, टीवी हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये पता नहीं कहां से इस तरह की बात लेकर के आते हैं
और ये बड़ी आसानी से पूरे देश में फैल जाती है और बहुत लंबे समय तक बड़ा प्रतिकार होता है, तब जाकर कहीं कुछ चीजें स्थापित हो पाती हैं। एक और जो कॉज है वह है अभिभावकों की अशिक्षा, इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स। जब अभिभावक पढ़े लिखे नहीं थे और बड़ी मुश्किल से राजी किया जा रहा तो कह रहे हमारे खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हम क्यों पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, हम अपना काम कराएंगे जो हमारा चल रहा है। इस तरह की सोच को लेकर के जी रहे थे। तो परीक्षा की स्थिति क्या रही होगी, परीक्षा में नहीं भेजेंगे, खुल जाएगा कोई बात नहीं, घर पर रहेगा अपना काम करेगा। इस तरह की बातें जब होती हैं तो एक शिक्षा शास्त्री के सामने जटिल समस्या पैदा हो जाती है। आज भी बहुत सारे ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलता है कि मास्टर हम आगे नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ सकता है, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे। क्या मतलब है? अगर कोई ज्ञान अर्जित किया जा सकता है और किसी खास आयु तक किया जा सकता है तो उस समय तक जैसी संभावनाओं में मैक्सिमम ज्ञान को अर्जित किया जाना चाहिए और शिक्षा से जुड़ना चाहिए। तो अभिभावकों की अशिक्षा ने उनके परिवार में अशिक्षा का एक बीज रोपित कर दिया। अगली बात, जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम ने भी बड़ा नुकसान किया हिंदुस्तान का, कि किसी के छुल जाने से कोई अपवित्र हो जा रहा है और जबकि उसी के बनाए हुए मंदिरों में जाकर के पूजा कर रहे हैं अपने भगवान की और उसे छुल जा रहे हैं तो अपवित्र हो जा रहा है। मुझे याद आ रही हैं किसी की लाइनें हैं, हमें अछूत बनाते हो हमारे होकर, मिला हमें यही इनाम तुम्हारे होकर, तुमने कुत्तों से बुरा समझा हमेशा हमको और हम जीते हैं इस पर भी तुम्हारे होकर। भला बताइए, वो भी मानव है, आप भी मानव हैं और इस तरह की जाति की व्यवस्था बना करके भेदभाव खड़ा कर रहे हैं। इससे भी बड़ी दिक्कत हुई और एक जाति तो लगभग पढ़ने से वंचित जैसी हो गई। आवश्यकता इस बात की थी, एक देश के निवासी हैं, एक जैसे जीव हैं, ईश्वर ने एक जैसी संरचना करके भेजा है, तो इतना बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए था और इसकी वजह से उन्होंने पढ़ना ही नहीं सीखा, तो परीक्षा की तो बात ही अलग है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोड़ा रहा हिंदुस्तान की परीक्षा व्यवस्था में साम्य लाने में, क्योंकि क्लासेस में ये देखने को मिला कि एक विद्यार्थी उस जाति का है तो जमीन पर बैठेगा, इस जाति का है तो कुर्सी पर बैठेगा, उस जाति का है तो गुरुजी जाकर के उनके घर पे पढ़ा करके आएंगे। ये स्थितियां बड़ी भयंकर थी जाति वाली। अगली बात, महिला शिक्षा का अभाव, लेक ऑफ वुमेन एजुकेशन। लेक ऑफ वुमेन एजुकेशन ये बहुत लंबे समय तक हिंदुस्तान का भविष्य रहा है। एक अल्तेकर महोदय हुए, उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को देखकर लगता है कि यह शिक्षा व्यवस्था भारत के लालों के लिए है, ललनाओं के लिए नहीं। आप देखिए, इस तरह की कोई बात कर रहा है, इसका मतलब कि स्त्री शिक्षा के साथ न्याय नहीं हुआ और उनके मूल्यांकन के लिए भी कमतर व्यवस्थाएं दी गई। बालकों के लिए अलग व्यवस्था, बालिकाओं के लिए अलग व्यवस्था, और ये किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं कही जाएगी। आज देखिए, आज जब हम युद्ध करते हैं तब नेतृत्वकारी शक्ति बालिका होती है और वो आकर के जब अपने स्पष्टीकरण देती है तब भी कुछ लोग कहते हैं भला बताइए, बेपर्दा बैठी है। अब वो फोर्स में कार्य कर रही है और वो पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस विवाद के बारे में बता रही है कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो वो से भी पर्दे में बैठाना चाह रहे हैं। ऐसी विचार के लोग निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान करते हैं और ऐसे ही लोगों ने हमारे यहाँ की परीक्षा व्यवस्था की ऐसी तैसी कर दी। जब विद्यालय के लिए एक ड्रेस है, एक यूनिफॉर्म है, एक गणवेश है, उसका अनुपालन होना चाहिए। विद्यालय में जिन नियमों की आवश्यकता है वो वहां के अध्यापकों ने सोचा है, वहां की व्यवस्थाओं ने सोचा है, उसके अनुपालन में सहयोग होना चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो संपूर्ण परीक्षा का सिस्टम ही धड़ाम हो जाता है और परीक्षा व्यवस्था उसका एक अंग ही तो है। अगली बात, कौशल कार्यक्रमों की न्यूनता, स्किल्ड, लेक ऑफ स्किल प्रोग्राम्स। हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम बहुत कम हुए। जैसे व्यक्तित्व का परिमार्जन है, जैसे शिक्षण संबंधी बहुत सारे स्किल्स हैं, उसमें भी अगर मान लीजिए एक गुरुजी हैं, उन्होंने 80% सीखा है, तो अब वो 80% सीखने के बाद विद्यार्थी को पूरा 80% बता भी दें पूरा, तब भी तो 100 में से 80% ही गया। तो विद्यार्थी की भी क्षमता चाहिए, उसमें विद्यार्थी का भी तो योग चाहिए, तभी तो उसका विकास संभव होगा। और ऐसे कौशल कार्यक्रमों की बाढ़ होनी चाहिए, तब जाकर के व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। और चूंकि न्यूनता रही है तो उस न्यूनता ने हमें दुष्प्रभावित किया है और परीक्षा प्रणाली हमारी कलंकित रही। नेक्स्ट पॉइंट, अविकसित संचार साधन। संचार के साधनों का पैसे वाले लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में इस्तेमाल किया।
लेकिन विद्यालयों में वे संचार के साधन नहीं पहुंच पाए जिससे कि किसी दूसरे देश में होने वाली शोध तुरंत हमारे विद्यार्थी तक पहुंच सके। और इसकी वजह से हम मूल्यांकन भी छोटे स्तर कर पाए, वो नए ज्ञान को जोड़ ही नहीं पाए, तो उसे परीक्षा में शामिल करना तो बहुत ही अलग बात है। अगली बात, संस्कृति के प्रति अज्ञानता। हमारी संस्कृति बड़ी समृद्ध रही है, हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, और यहाँ तक कि आज जब विज्ञान उनकी गणना करता है तब वो बिल्कुल 100% सही उतरते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस संस्कृति से हमको दूर कर दिया गया, उस संस्कृति से जोड़ने का कोई भी चीज पाठ्यक्रम में नहीं है, उस संस्कृति को बताने वाली कोई व्यवस्था नहीं है, और इसकी वजह से हम ये महसूस करने लगे कि हम भी सामान्य जन हैं, जबकि निश्चित रूप से अगर उस संस्कृति से हमको जोड़ा गया होता तो हम ये महसूस करते कि हम आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम विशिष्ट हैं। और जब हम ये सोचते तो परीक्षा से जुड़े हुए हर परिवर्तन को जो पॉजिटिव था वो हम शामिल कर पाते और परीक्षा सुधार हो पाता। तो इसकी वजह से, इन कारणों की वजह से आज हमें आवश्यकता पड़ रही है कि परीक्षा सुधार किया जाए और इसमें तमाम कार्यों को अंजाम दिया जाए। तो कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, ये हम चौथी बिंदु पर अब बात कर रहे हैं कि निदान कैसे हो सकता है। जो परीक्षा सुधार की समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो आइए इस पर हम विचार करते हैं। परीक्षा प्रणाली में सुधार के उपाय, मेजर्स टू इम्प्रूव द एग्जामिनेशन सिस्टम। इसमें पहला पॉइंट, आंतरिक मूल्यांकन व मौखिक परीक्षा को महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड ओरल एग्जामिनेशन। इंटरनल असेसमेंट को, अब इंटरनल असेसमेंट को लोग कह रहे हैं कि ये वाइड होता है, क्षेत्र के लोग अपने लोगों को नंबर ज्यादा देते हैं, तो उस नंबर से तो कोई फायदा होना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नंबर वाली उस व्यवस्था को ध्वस्त करके ग्रेडिंग कर दी जाए, क्योंकि जब भी किसी सर्विस के लिए जाता है विद्यार्थी तो उसकी परीक्षा तो होती ही है। वो परीक्षा इसीलिए तो होती है कि इस परीक्षा पर उनका विश्वास नहीं है, इस परीक्षा पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ कमी है, तो उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाए और मौखिक परीक्षाएं हो, निरंतर मूल्यांकन हो, इंटरनल इवैल्यूएशन हो, तब उससे उसका सही मूल्यांकन हो पाएगा। दूसरी बात, नई अधिगम तकनीकों का प्रयोग, यूज ऑफ न्यू लर्निंग टेक्निक्स। आज भारत सक्षम है, आज तमाम इंस्टीट्यूट उन नई चीजों को अपने से जोड़ सकते हैं और उन नई टेक्निक्स के माध्यम से शिक्षा दे सकते हैं। जब शिक्षा दे सकते हैं तो उनका आकलन भी कर सकते हैं। आज जब कंप्यूटर के माध्यम से, जब लैपटॉप जगह जगह लगे हुए हैं, तमाम लैब्स विकसित हो गई हैं, वहां पर बैठ करके परीक्षार्थी उस परीक्षा को देते हैं और उसको देखने के लिए एक सिस्टम लगा हुआ है जिससे कि बहुत दूर बैठ करके कोई व्यक्ति देख रहा है कि हाँ ये शुचितापूर्ण है, इसमें कहीं भी कोई गलत कार्य नहीं किया गया है और पूरी ईमानदारी से कार्य हुआ। तो इन सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए, निश्चित रूप से इससे परीक्षा में सुधार होगा। अगली बात, मूल्यांकन की समय सापेक्ष विधियों का चलन, यूज ऑफ टाइम रिलेटेड मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की भी ऐसी ही व्यवस्था हो कि इवैल्यूएशन के लिए जो भी इवैल्यूएट करने के लिए आ रहा है वह योग्य होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी उच्च शिक्षा के स्तर पर विश्वविद्यालयों की है, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर उन एजेंसियों की है, और इसका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति ही कहीं अयोग्य है तो इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पूरी उस पीढ़ी पर पड़ने वाला है जिसकी परीक्षा की कॉपी, जिसके प्रश्नों के उत्तर उसके द्वारा मूल्यांकित किए जाते हैं। ऐसा न हो कि मूल्यांकन की जगह केवल अंकन होकर के रह जाए। अगर मूल्यांकन की जगह केवल अंकन होकर के रह गया तो पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। अगर प्रश्न गिन करके ही अंक दिए जाएंगे तो इससे कोई भला होने वाला नहीं है। जो लोग कॉपी चेक कर रहे हैं, अगर उनकी 3 या 4 बार गलतियां निकल आती हैं और वो इस लायक नहीं लगते कि मूल्यांकन कर पाए, तो उन्हें हटा देना चाहिए और दृढ़ता से इसका परिपालन किया जाए, तब निश्चित रूप से परीक्षा में सुधार होगा। अगली बात, सतत मूल्यांकन पर जोर, एम्फेसिस ऑन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, लगातार इवैल्यूएशन हो। आज जब हम देखते हैं इग्नू की वो देखते हैं मार्कशीट, तो देखते हैं कि उसमें लगातार इवैल्यूएशन हो रहा है। इसी तरह से अपने यहाँ भी लगातार इवैल्यूएशन हो और उसकी व्यवस्था इस तरह की हो जिससे बच्चा तनाव में भी ना आए और उस निश्चित समय में उतने का अधिगम भी कर ले। और ये कठिन काम नहीं है, बस एक बार व्यवस्था के बन जाने की बात है और उसे बनाने के लिए सबको सम्मिलित प्रयास करना होगा। शासन को भी ये सोचना होगा, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग जुड़े हुए हैं उन्हें इस लायक कर दिया जाए कि वे जीवन यापन के लिए दूसरा कार्य न करें,
तब ये व्यवस्थाएं तर्कसंगत रूप से, व्यवस्थित रूप से हो पाएंगी। तो सतत मूल्यांकन बहुत आवश्यक है, इससे परीक्षा प्रणाली में निश्चित सुधार होगा। अगली बात, नवीनतम शिक्षा तकनीकी व परीक्षा में समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ लेटेस्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। अगर हम यहाँ पर बैठ करके वर्क फ्रॉम होम करते हुए और 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर सकते हैं, तो क्या हम दूर दराज में बैठ करके सुचितापूर्ण होने वाले एग्जाम को देख नहीं सकते? हमारे कुछ नियम इस तरह के नहीं हो सकते कि इतने समय में कोई भी बाहर नहीं जाएगा। परीक्षा हॉल में या उस क्षेत्र में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, प्रश्न पत्र इतने बजे आपके लैपटॉप पर खुलेगा या कंप्यूटर पर खुलेगा, इतने समय तक इसको उसी पर हल करना है, उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा वहीं पर ही आपके उस ऑप्शन के साथ में। ये सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो नवीनतम शिक्षा तकनीकी और परीक्षा के साथ समन्वय बहुत आवश्यक है। अगली बात, लचीलापन, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि परीक्षा की जो डेट है उस डेट में ही कोई खास बात हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बच्चा बहुत अधिक बीमार है, उसके बाद उस बात का प्रूफ भी है, उसके 1 महीने बाद वो ठीक हो जा रहा है, तो ऐसे बच्चे की पूरी साल खराब न की जाए और कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि ऐसे बच्चों को किसी एक सेंटर पर पुनः परीक्षा की व्यवस्था हो। निश्चित रूप से इसमें परीक्षा में सुधार होगा। और जो लोग निश्चित रूप से परेशान हैं, जिनके यहाँ कोई डेथ हो गई है, जिनके यहाँ कुछ और बात है, जिसकी खुद की शादी हो रही है या खुद बाध्य है, इस तरह की स्थिति है कि परीक्षा छोड़नी पड़ रही है, उसको अगर एक मौका और मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ा परीक्षा सुधार होगा और मन लगाकर पढ़ करके वो अपना कल्याण करेगा और देश का कल्याण करेगा। अगली बात, वैश्विक मानदंडों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। आज जब समूचा विश्व जुड़ गया है तो क्या केवल गाना सुनने के लिए जुड़ा है, केवल डांस के लिए जुड़ा है, क्या ज्ञान के लिए नहीं जुड़ा है? तो ग्लोबल रूप से अगर कुछ व्यवस्थाएं हैं तो उन मानदंडों का अध्ययन किया जाए, उसमें जो श्रेष्ठ मानदंड है वो भारत के लिए निर्धारित हो और उसके आधार पर हमारे यहाँ की परीक्षाएं हों। अगली बात, व्यक्तित्व विकास व परीक्षा में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड एग्जामिनेशन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हो सकता है, विद्यालय में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, किस तरह से कोई टीम बुला करके व्यक्तित्व में परिमार्जन की राय और उपाय समझाए जा सकते हैं, इन सब चीजों को करने की आवश्यकता है। और केवल रटने की शक्ति की परीक्षा नहीं है परीक्षा, उसमें इन सारी चीजों को समाहित किया जाना चाहिए। और अगर ये समाहित होंगे तो निश्चित रूप से यह उत्थान की ओर बढ़ते हुए हमारे कदमों की धमक होगी जो पूरे विश्व में सुनी जाएगी। ये परीक्षा सुधार में निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। अगली बात, विविध शैक्षिक योजनाओं की आर्थिक उपादेयता में वृद्धि, इंक्रीज इन इकोनॉमिक यूटिलिटी ऑफ वेरियस एजुकेशन स्कीम्स। जो बहुत सारी एजुकेशनल स्कीम्स हैं वो हमें पता ही नहीं चल पाती। आप समझिए जो प्रदेश स्तर की शैक्षिक स्कीम्स हैं वह बीएड के पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए और जो इससे केंद्रीय स्तर की हैं वो एमएड के पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। और धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था हो कि ये आम जनमानस तक ये बात पहुंच जाए कि हाँ इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है और उस सारे को शामिल करते हुए सारा कुछ हो, तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति निश्चित रूप से होगी और हम प्रगति कर पाएंगे और परीक्षा में सुधार हो पाएंगे और वो परीक्षा के सुधार ग्लोबल स्टैंडर्ड पर खड़े उतरेंगे। अगली बात, विकसित समन्वयवादी दृष्टिकोण, डेवलप्ड कोऑर्डिनेशन अप्रोच। तो विकसित समन्वयवादी दृष्टिकोण, अब हम विकास 2047 में विकसित देश बनने का लक्ष्य है, तो हमारे प्रयास भी तो ऐसे होने चाहिए जैसे कि हम विकसित की ओर बढ़ते हुए लगें। और जब हमारा ये समन्वयवादी दृष्टिकोण होगा कि जो हमारा अच्छा है वो हमारा ले लिया जाए, जो पाश्चात्य में अच्छा है उसको वहां से ले लिया जाए और उसका समन्वय कर दिया जाए, तब जाकर के परीक्षा में अच्छा सुधार होगा। अगली बात, समुचित शिक्षक प्रशिक्षण, ये एक तरह से आधार है कि प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए। आज टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में विद्यार्थी होते ही नहीं है, जब विद्यार्थी होते ही नहीं है तो उन्हें क्या अधिगम कराया जाएगा। और शासन ने जो व्यवस्था बनाई है 2 स्तरीय 2 साल के बीएड की, उसमें 6 महीने जो ट्रेनिंग के रखे हैं वो किस आधार पर उन्होंने सोच लिया कि 6 महीने के लिए किसी बच्चे को पढ़ाने को कोई कॉलेज दे देगा। ऐसी जो धरातल से जुड़ी हुई स्कीम नहीं है वो सारी व्यवस्था को चौपट कर दे रही है और इस चौपट व्यवस्था की वजह से हमारी परीक्षा बहुत अधिक प्रभावित हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि धरातल से जुड़ी हुई योजनाएं बने और जो लोग इस तरह की धरातल से जुड़ी हुई योजनाएं नहीं बना रहे हैं उनके लिए दंड की व्यवस्था हो।
तो उन्होंने जाना नहीं है, समझा नहीं है। एसी कमरों में बंद होकर के कोई स्थिति नहीं बनाई जाती। हिंदुस्तान का धरातल अलग तरह का है, हिंदुस्तान की व्यवस्थाएं अलग तरह की हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम यह सोचें कि हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए, तब परीक्षा सुधार होगा। अगली बात, विश्लेषणवादी चिंतन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग की क्षमता विद्यार्थी में विकसित हो जाएगी और तब फिर हम उस एनालिटिक चिंतन को परीक्षा के माध्यम से जांच पाएंगे, तब परीक्षा सुधार पूरा होगा। तो आप समझिए, सारी बातें हुई परीक्षण सुधार के संबंध में। इसका आशय क्या है, विविध आयोगों ने कौन कौन सी संस्तुतियां दी हैं और विभिन्न नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या कहा है, कौन से कारण जिम्मेदार हैं और किस तरह से निदान हो सकता है। इन संपूर्ण बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से भारत फिर उस आयाम को छू सकेगा जिस आयाम पर कभी था। यह विश्व गुरु की ओर बढ़ता हुआ हमारा पहला कदम भी होगा। हम परीक्षा सुधार बेहतर तरीके से कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।